नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम पिछला वीडियो हमने राहुल गांधी के ऊपर बनाया था, वो लोगों से कैसे मिलते हैं क्या है। इसी तरह से आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे तमाम सवाल किए। एक सवाल उन्होंने ये पूछा कि आपको आज प्रधानमंत्री का संविधान पर भाषण कैसा लगा, तो साफ तौर पर उन्होंने एक ही बात कही कि पूरा जुमलों से भरा हुआ भाषण था। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री वास्तव में अभी जुमलों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने तमाम जुमले भी गिनाए, नोटबंदी के बाद किसानों की आय दुगनी होने के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, करोड़ों नौकरियां देने के बारे में अखिलेश यादव ने बात कही। तो पहले तो आप अखिलेश यादव की वो प्रेस से जो बाहर संसद के बाहर बातचीत हुई है उसे देखें और उसके बाद फिर हम कुछ एक चैनल पर खुलेआम खुली बातें करने वाले अखिलेश यादव को देखेंगे। क्या प्रतिक्रिया, कितना नंबर देंगे आज आप? देखिए, बहुत लंबा भाषण था क्या करें बताइए ना। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। थैंक यू। अभी 3 जुमले बचे। अखिलेश यादव एक चैनल पर बुलाए गए और वहाँ पर शायद वो आज तक चैनल है, जिसमें तमाम सवाल पूछे गए, तमाम बेबाक उत्तर दिए, तमाम बातें कहीं। और आप देखिए उसको कैसे अखिलेश यादव ने पत्रकारों को बाकायदे सारी चीज़ों से अवगत कराया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो 9 विधानसभाओं में जो जिस तरह से वोटिंग कराई प्रशासन ने, जिस तरह से लोगों को वोट डालने से वंचित किया, वो सारी चीज़ें आप देखिए। हमारे किसी साथी ने पूछ लिया बांग्लादेश को लेकर के। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं हालांकि पर मैं बीजेपी जैसा नहीं हूं, बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूं मैं कि देश के सवाल में सड़कों पर उतार दूं। और जो जगह जगह पर धरना चल रहा था, मैंने अभी देखा कि हमारे कन्नौज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, और जिलों में भी कह रहे थे। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपका प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सोचो, एक साधु संत जेल पहुंचा दिए गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं सदन में खड़े होकर के पूछ रहा था कि रिजांगला मेमोरियल कहाँ है, रिजांगला मेमोरियल क्यों डैमेज कर दिया उन्होंने, चीन ने। उन्होंने कहा कि है, बना हुआ है। अभी मुझे जानकारी मिली है किसी फौज के माध्यम से कि पहले जहां बना था मेमोरियल वहां नहीं बना, वहां तो तोड़ दिया गया, दूसरी जगह बना लिया रिजांगला मेमोरियल। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं
उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहां लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था आपको भी याद और होगा? ईवीएम में क्या हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश के 9 इलेक्शन में क्या हुआ है? तो फिर इसलिए तरीका इस क्या बहस, है? ये एक दो कहीं घटनाएं हो जाए उसकी वजह से आप ये पूरा का पूरा व्यवस्था नहीं, लेकिन सबसे भरोसे का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वोट बैलेट्स होगा, बैलेट से सरकार बदलेंगे। और इलेक्शन कमीशन और हमारा एक्ट ये कहता है कि वोट हमने किसको डाला है पता नहीं लगना चाहिए। सीक्रेट बैलेट है लिखा हुआ। अगर सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ तो बैलेट से ज्यादा सीक्रेट कोई नहीं हो सकता है। मशीन से आपको पता लग रहा है कि इस गांव में इस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है। आप दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से। तो जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बैलेट से ही आप बचा सकते हैं। पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे, और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहां हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहां पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज जहां से मैं खुद सांसद हूं, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे,
उन बातों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की बेबाक वार्ता आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। हमारा काम, क्योंकि वो चैनल, अधिकांश चैनल अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को पूरी बातें नहीं दिखाते, तो हमने कोशिश की है कि अखिलेश यादव जो भी बोलते हैं वो जनता के सामने आना ज़रूरी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये उनका जो भाषण का संकलन है, जो प्रेस से बात करते हैं, वो आपके सामने रखा है। तो देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।